यूं ही 2 हफ्ते और गुजर गए। इन 2 हफ्तों में सब श्रेया का ख्याल रखते और जितना हो सके उसके साथ, कोई उसे अकेला नहीं छोड़ता था। और अंश तो उसके सोने के बाद ही उसके कमरे से निकलता था। यूं ही एक रात वो श्रेया को सुलाकर उसकी आंखों से चश्मा उतार साइड में रख उसके फोरहेड पर किस कर जाने लगा। तभी उसकी नज़र श्रेया के स्टडी टेबल पर गई, जहाँ एक स्केच बुक और एक डायरी रखी हुई थी, जिसमें से डायरी के ऊपर बेहद खूबसूरत तरीके से मेरा इश्क सूफियाना सा लिखा गया था। तो अंश ने डायरी खोली और पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था, डियर डायरी, आज ना मैं तुम्हें मेरे एक तरफा इश्क की दास्तां सुनाती हूँ। यह है मेरे उस चिकने चमेले के लिए प्रेम की गाथा। हाँ, सही समझा, वही इडियट डफर गधा अंश। हाँ, उसी कमीने की बात कर रही हूँ। अरे 7.5 साल से पसंद करती आ रही हूँ, या यूँ इश्क करती आ रही हूँ, पर वो है कि समझता ही नहीं, इसलिए अब उससे मोहब्बत की उम्मीद छोड़ दी मैंने। तो चलो सुनाती हूँ ये दास्तां, शायद आगे जाके किसी को ये पसंद आए और मेरी बुक पब्लिक हो जाए, फिर पैसा ही पैसा होगा। अच्छा अच्छा, आई नो बकवास जोक था, पर छोड़ो। अच्छा हाँ, एक स्केच बुक भी बना रही हूँ, जिसमें वो सारे लम्हे जो मेरे लिए बहुत ख़ास है वो कैद करने की कोशिश की है, और तुम्हारे पन्नों में भी वही करने की कोशिश है। ये पढ़ अंश खुद से। हाँ हूँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा गधा, कहते हुए एक नज़र सोती हुई श्रेया को देखता है, फिर स्केच बुक खोल कर देखने लगता है, जो उसमें एक स्केच था जिसमें लड़का एक लड़की को साइकिल के आगे आने से बचा रहा था। और फिर उसने डायरी का पन्ना पलटा, जिसमें लिखा हुआ था, आज भी मुझे याद है वो दिन, आज से 7.5 साल पहले 17 अगस्त का वो दिन। हम स्कूल का ग्राउंड पर खेल रहे थे और मैं और साक्षी अपने ध्यान में थे, और अंश और ध्यान फुटबॉल खेल रहे थे। मेरी तरफ एक साइकिल तेजी से आ रही थी, पर मैं उसे नहीं देख पाई, लेकिन अंश ने देख लिया था और मुझे टक्कर लगने से पहले ही मुझे खुद की तरफ खींच लिया, और मैं उसके ऊपर गिरी और मैं उसकी आंखों में खोती चली गई और आज तक निकल नहीं पाई। फिर वो तो खड़ा हो के, ए चश्मिश, अंधी है क्या, इतनी बड़ी साइकिल दिखती नहीं, पागल, बोल। फिर से फुटबॉल खेलने चला गया, पर इससे बेखबर था कि मेरा दिल भी उसके साथ ले गया। ये पढ़ अंश के जहन में भी वो वाक्य आ गया और वो नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगा। फिर उसने एक एक कर सारे पन्ने पढ़े और स्केच देखे, जिसे देख वो अपने मन में जो चीज़ें मेरे लिए मायने भी नहीं रखती थी, या अब भी शायद प्यार होने के बाद भी मायने नहीं रखती, वो तेरे लिए इतनी स्पेशल है, और मैंने तेरी वैल्यू पहले नहीं की क्यों, कहते वो आंसू बहाने लगा। फिर अपने मन में, तेरे इश्क के लिए बहुत बेगैरत हो गया हूँ मैं, शायद अपनी नज़रअंदाजी की वजह से तुझे खो जाऊँ, कहते वहाँ से चला जाता है। यूं ही दूसरे कीमो सेशन का भी दिन आ गया। ये सेशन भी अच्छे से हो गया, पर प्रॉब्लम तो अब आनी थी। इस सेशन के हफ्ते बाद एक दिन अंजलि जी श्रेया के बाल संवार रही थी, तो उनके हाथ में श्रेया के बाल झड़ के आ गए थे, और ये देख उनकी आंखें नम हो उठती हैं। तभी श्रेया उन्हें यूँ खोया हुआ देख, क्या हुआ मम्मा, पूछती हैं, तो अंजलि जी उन बालों को अपनी मुट्ठी में छुपाते हुए श्रेया को देख मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। तभी श्रेया उनसे, याद है ना, आप बचपन में मेरे बालों की चोटी बनाते थे, और अब कई सालों बाद आपसे बाल बनवा के वही फीलिंग आ रही है। ये सुन अंजलि जी, याद है तुझे कितना प्यार था तेरे बालों से, मेरे अलावा किसी को छूने तक नहीं देती थी, कहती है। फिर अपने मन में, पता नहीं जब तू अपने झड़ते हुए बाल देखेगी तो खुद को कैसे संभालेगी। हे भगवान, कितनी परीक्षा लोगे मेरी बच्ची की, कहते हुए सोचने लगती है। तभी श्रेया, प्यार तो अपने बालों से मुझे आज भी है मॉम, इसलिए तो अब भी इन्हें थोड़ा कुछ हो जाए तो मेरा दिल बाहर आने को होता है, कहते हुए मुस्कुराने लगती है। सुन अंजलि जी उसे देख बाहर से तो मुस्कुरा देती है, पर अंदर ही अंदर टूट रही होती हैं। फिर ये सिलसिला जारी रहा कुछ दिनों तक, और श्रेया के बाल और तेजी से झड़ने लगे। एक दिन वो नहा कर आई और अपने गीले बालों से वो जैसे टावल हटाया, उसने उस टावल में बहुत से बाल देखे और ज़ोर से चीखी। फिर भाग के ड्रेसिंग के आईने में अपना सर ध्यान से देखने लगी, तो देखा कि उसके बाल काफ़ी हद तक झड़ चुके थे और उसका सर कई जगह पर खाली हो गया था। तो वो झट से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर उससे टिक कर वहीं नीचे बैठकर रोने लगी और अपने
हाथों से अपने सर को ढकने की कोशिश करने लगी। तभी बाहर से अंश उसका नाश्ता लेकर उसे रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो खुला नहीं। तो अंश खाने की ट्रे वहीं एक टेबल पर रख दरवाज़ा खटखटाते हुए, चश्मिश दरवाज़ा खोल यार, खाना लेकर आया हूँ। तो श्रेया रोते हुए, अंश प्लीज़ जाए यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे बस अकेला छोड़ दे, कहते हुए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी ऐसी आवाज़ सुन अंश परेशान हो गया और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा और बोला, क्या हुआ है बताना, रो क्यों रही है, और मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, तो चुपचाप दरवाज़ा खोल। तो श्रेया, मैं नहीं खोलूँगी, सब मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे, मेरे बाल, कहते हुए फिर रोने लगी। ये सुन अंश को मामला समझ आया, तो वो उसके दुख को समझ रहा था, पर उसे यूँ टूटने नहीं दे सकता था, इसलिए वो जिद करते हुए बोला, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, और जब तक तू दरवाज़ा नहीं खोलेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कहते वो भी दरवाजे की इस तरफ टेक लगाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा खटखटाता रहा, पर श्रेया ने नहीं खोला और बस रोती रही। तब तक बाकी शब्द भी आ गए थे और अपने अपने तरीके से उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई असर नहीं हुआ। तो अंश वहाँ से उठा और मेंशन के पीछे गया, जहाँ से श्रेया की बालकनी देख रही थी। पाइप के सहारे चढ़कर वो बालकनी के जरिए उसके रूम में दाखिल हुआ और देखा कि श्रेया बस अपना सर घुटनों में छुपाए बैठी थी। तो वो धीरे से उसके पास आया और उसके सर पर हाथ फेर कर चश्मिश बोला। उसकी आवाज़ सुन श्रेया झट से उठकर, तू अंदर कैसे है, कहते अपना सर छुपाने लगी। फिर अंश पर चीख कर गेट आउट कहते हुए अपने चेहरे को हथेलियों में छुपा कर रोने लगी। ये देख अंश ने उसे अपने करीब खींचकर उसे गले लगा लिया और शांत करने लगा। श्रेया भी कुछ वक्त उसके गले लगकर रोई, फिर शांत हो गई, पर अपने बालों का ख्याल आते वो अंश को धकेल कर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। तभी अंश उसे आईने के सामने लाकर खुद को दिखाते हुए, देख खुद को और मेरे सवालों का जवाब दे, क्या तेरे बालों के जाने से तेरा अपनी फैमिली या मेरे लिए प्यार कम हुआ, या तेरी इंटेलिजेंस कम हुई, या पर्सनालिटी बदली, पूछता है। तो श्रेया नाम में सर हिलाती तो अंश उसके गालों को थाम कर उसे समझाते हुए, जब तू या तेरा प्यार नहीं बदला किसी के लिए तो हमारा क्यों बदलेगा, और मेरी नज़र से देख मेरी चश्मिश कितनी क्यूट लग रही है, अब भी एकदम बेबी डॉल, कहते उसके गाल खींचता है। तो श्रेया रोते हुए भी हंस देती, फिर अंश के साथ बाहर आ जाती है और खाना भी खा लेती है। बाकी सब भी उसे देख राहत की सांस लेते हैं और सब भी उसे सहज महसूस करवाते अपने व्यवहार से। ये देख श्रेया को भी अच्छा लगता है। श्रेया तो अब सहज होकर सबके बीच बैठी हुई थी, पर अंदर ही अंदर अब भी अपने बालों को खोने के गम से लबरेज थी, लेकिन वो बाकी किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए जबरन मुस्कुराए जा रही थी। पर ध्यान और अंश ने उसका दर्द अंश से उसका ध्यान नहीं छिप सका। जब खाने के बाद वो अपने कमरे में आई तो वो दोनों भी आ गए और अंश श्रेया से, ए चश्मिश, खबरदार अगर और गंगा जमुना बहाई आंखों से तो ये आंखें सिर्फ मुस्कुराती हुई अच्छी लगती, ना कि आंसू बहाती हुई, कहते हुए उसके पास बैठ जाता है। तभी श्रेया, दर्द निकालने का यही तो एक जरिया है, लब खामोश पर आंखों में दर्द का दरिया है, कहते हुए अपनी पलकें झपकाती है तो आंसू की बूंदें उसकी आंखों से बह जाती है। ये देख अंश उन आंसुओं को साफ करना में गर्दन हिलाता है तो श्रेया फिर से उसके गले लग रोने लगती है। तभी ध्यान भी उसे यूं देख खुद को संभाल नहीं पाता और उन दोनों के गले लग के साथ रोने लगता है। ये देख अंश दोनों को संभालने लगता और माहौल को हल्का करने के लिए ध्यान से कहता है, साले रो ले गले लग के, लेकिन मेरी टी शर्ट में नाक पोछा तो नाक उखाड़ दूंगा। ये सुन ध्यान उसे मुक्के मारते हुए, साले कैसा दोस्त है, मैं यहाँ रो रहा हूँ और तुझे टी शर्ट की पड़ी है। ऑफ कोर्स टी शर्ट की पड़ी होगी, क्योंकि ये पहनने के काम तो आती है कम से कम, पर तू निकम्मा कहीं का, कहते हुए अंश ध्यान को खुद से दूर धकेलता है। और उनकी ये लड़ाई देख श्रेया खिलखिलाकर हंस देती है और उन दोनों के गाल खींचकर, अरे मेरे चिकने चमेले और मेरे चंपट, अब जितना लड़ना है बाहर लड़ो, मुझे अब आराम करना है, कहते हुए दोनों को निकाल देती है। फिर कुछ वक्त खामोश होकर अपने पियानो के पास आकर बैठती है और कुछ देर यूं ही उसे देखने लगती है। फिर धीरे धीरे उस पर अपनी उंगलियां चलाने लगी और उस धुन के साथ गाने लगी, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। गाते गाते जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो पियानो पर ही सर रख कर रोने लगी।
आखिर हर लड़की को अपने बाल प्यारे होते हैं, उनके लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और यूं अचानक उन्हें खोना जाहिर है कौन बर्दाश्त कर पाएगा। फिर कुछ देर में वो पियानो पर ही सर रख कर सो गई, दवाइयों के नशे में। तो अंदर अंश आया और उसे उठाकर बेड पर सुला दिया, फिर ध्यान के साथ वहाँ से चला गया। शाम का वक्त, ध्यान का कमरा। ध्यान और अंश दोनों ही कमरे में चहलकदमी कर रहे थे और श्रेया की आज की हालत के बारे में सोच रहे थे। तभी अंश ध्यान से, यार यूं ही चलता रहा तो वो अपना कॉन्फिडेंस खो देगी, कुछ तो करना पड़ेगा ब्रो, कहता है। तो ध्यान कुछ सोचते हुए अंश से, मेरे पास एक आइडिया तो है, मैं तो कर लूँगा पर तू कर पाएगा, पूछता है। इस पर अंश, उसके लिए जो भी करना पड़े सब करूँगा, बस बता क्या करना है। तो ध्यान उससे कुछ कहता है, फिर पूछता है, बता कर पाएगा मेरी बहन के लिए ये? अंश मुस्कुराते, कर लूँगा अपनी मोहब्बत के लिए, जवाब देते वहाँ से निकल जाता और ध्यान भी उसके पीछे चल देता है। और ये दिन यूं ही बीत गया था। अगले दिन सुबह का वक्त, जब ध्यान और अंश कमरे से निकले तो सभी उन्हें हैरान होकर देख रहे थे। वहीं श्रेया के घर में भी हुआ। उन दोनों को देख सभी लोगों का यही हाल था। तभी अंजलि जी उनसे, ये क्या कर लिया? इस पर ध्यान, वही आंटी जो दिख रहा है। अंजलि जी, क्या तुम दोनों का ये करना जरूरी था? उन दोनों से पूछती है। ये सुन अंश, हमारे लिए नहीं श्रेया के लिए ज़रूरी था, और उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी, कहते हुए ध्यान के साथ श्रेया के कमरे की तरफ चला जाता है। फिर दोनों जाकर श्रेया को जगाते हैं और श्रेया जब अलसाई आंखों से उनकी तरफ देखती, पर जब उन्हें ठीक से देखती है तो उसकी सारी नींद ही हवा हो जाती। उन्हें देख वो जोर से चीखती है, क्या किया तुम दोनों ने? तुम्हारे बाल? इस पर अंश, उड़ा दिए, घर की खेती है, लौट आएगी। वैसे ये बता, इन बालों के बिना क्या तेरा प्यार कम हुआ हम दोनों के लिए, पूछता है। श्रेया नहीं जवाब देती है। तो ध्यान उसके चेहरे को थाम कर, फिर तूने ये कैसे सोच लिया कि हमारा प्यार तेरे बालों की वजह से कम या ज़्यादा होगा, कहता है। उनकी बातें सुन श्रेया रोते हुए, क्यों हो तुम लोग इतने अच्छे, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, कहते हुए उनके गले लग जाती है। ध्यान और अंश के इस कदम ने श्रेया में फिर उम्मीद भर दी, और उस दिन के बाद कुछ और कीमो सेशन हुए, पर आखिरकार श्रेया ने लुकोमिया से ये जंग अपने प्यार और परिवार के सपोर्ट से जीत ही ली। श्रेया ठीक हो गई थी, पर फिर भी वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए यूएस चली गई, और अंश ने भी यही नहीं रोका उसे। वो उसे संभलने और आगे बढ़ने के लिए वक्त देना चाहता था, और करियर बनाने का भी। वो खुद भी एक मुकाम पर पहुंचना चाहता था जो बिना किसी सपोर्ट के उसने खुद के बलबूते पर बनाया हो, और खुद को श्रेया के काबिल साबित करना चाहता था। वक्त अपनी गति से बीता और यूं ही 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में सबकी जिंदगियां बदली, या यूं कहें कि सबकी ज़िंदगियों में कुछ बदला। तो चलिए जानते हैं कि किसकी ज़िंदगी में क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं अंश की। इन 2 सालों में वो इंडिया का सबसे पॉपुलर सिंगर्स में अपना नाम शुमार कर चुका था, और लड़कियां तो उसकी दीवानी थी, उसके लिए मर मिटने को तैयार। पर हमारा अंश, उसका दिल तो आज भी अपने चश्मिश के चश्मे में अटका था। अपने हर इंटरव्यू में वो कहता, लड़कियों मुझे दिल में बसाओ पर मुझसे दिल ना लगाओ, क्योंकि ये दिल ऑलरेडी अपने चश्मिश से लग चुका है, तो अब किसी और से लगने से रहा या कोई और इसमें बचने से रहा। उसने कभी श्रेया के लिए अपने प्यार को छुपाने की कोशिश नहीं की, हमेशा खुलकर जताता था। और इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अंश आपका ये जो इश्क है ये एक तरफा है या दो तरफा? इस पर अंश मुस्कुराकर, ये ना एक तरफा है ना दो तरफा, ये इश्क सूफियाना है। हम दोनों इतने जुड़े हैं कि बिना देखे या बिना मिले आज भी जानते हैं कि उसके दिल में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, और ना ही कोई मेरे दिल में उसकी जवाब देता है। अंश भी इश्क में एतबार, इंतजार, इकरार सब सीख चुका था, और बस श्रेया के लौटने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ श्रेया के 7.5 साल अब 9.5 साल बन चुके थे। बस वक्त ही नहीं बल्कि श्रेया का अंश के लिए प्यार भी बढ़ा था इन 2 सालों में। वो जब भी अंश का इंटरव्यू होता तो ज़रूर देखती, और जब भी उसे खुद के लिए अपना इश्क जाहिर करते देखती तो उसे फ़ख्र होता अपने इंतज़ार, एतबार और प्यार पे। उसका मन करता कि सब छोड़ छाड़ कर वापस आ जाए इंडिया, पर अपने करियर और अंश के लिए रुक जाती।
क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो बीच में वापस लौटी तो यहाँ नहीं आ पाएगी। इसलिए अंश से फ़ोन पर भी कम ही बात करती थी। बातों से ज़्यादा उनके बीच खामोशी का जाकिरा होता। पर ये इश्क सूफियाना यूं ही दूरियों के साथ परवान चढ़ रहा था। जहाँ यूं तो दूरियों की तड़प थी पर रूहानी नज़दीकियों का सुकून भी था। वहीं मानो और इरा ने भी अपना हॉस्पिटल सेटअप कर लिया था और साथ काम कर रहे थे। और मानो अब शहर के बेस्ट न्यूरा सर्जन में गिना जाता था। वहीं इरा आज भी उसे असिस्ट करती थी। उनके रिश्ते के बारे में अब सबको पता था और श्रेया भी जानने के बाद कुछ वक्त नाराज़ थी, पर फिर मान ही गई। और श्रेया के लौटते ही दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और अभी उनकी सगाई हो चुकी थी। अब अगर ध्यान और साक्षी की बात करें तो ध्यान ने एक होटल का बिजनेस शुरू किया जो कि अब काफ़ी सही चल रहा था। और साथ ही वो अपने डैड की कंपनी भी संभाल रहा था और उसे भी एक नए मुकाम पर ले जा रहा था। अब वो काफ़ी मैच्योर हो गया, या यूँ कहें कि श्रेया की बीमारी के बाद उसने ज़िंदगी, मोहब्बत और चीज़ों की अहमियत जान ली थी। और इसलिए उसने ठीक होते ही साक्षी के साथ सिंपल तरीके से बिना कोई ताम झाम के शादी कर ली। और अब साक्षी भी मोहित जी का ऑफिस संभालने में उनकी मदद करती और सोशल मीडिया में टाइम पास छोड़ रश्मि जी और अंजलि जी के कुकिंग और कई नई चीज़ें सीखती थी और अपनी मैरिड लाइफ में ध्यान के साथ खुश थी। वहीं नीरव और नेत्रा भी अपने रिलेशन में सही तरीके से आगे बढ़ रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि नेत्रा ने नीरव के साथ ही प्यार का असली मतलब समझा और नीरव और उसकी सगाई हो चुकी थी। नीरव उसके डैड को भी बहुत पसंद आया और अब उनके बिजनेस में भी वो हाथ बटाता था और नेत्रा के साथ खुश था। एक दिन अंश ने इन सभी को अपने पास घर बुलाया और इनसे कुछ बात करना चाहता था। तो सभी आ गए थे और उसके लिविंग रूम में बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी अंश आते हुए कैसे हो सभी पूछता है तो सभी ठीक होने का इशारा करते हो। नीरव अंश से अरे ठीक है हम, पर ये बता कि आज अचानक सबको कैसे बुला लिया यहाँ पर, बता क्या है पूछता है, बात क्या है पूछता है। तो अंश मुस्कुराते हुए जैसे कि तुम सब जानते ही हो कि कल चश्मिश वापस आ रही है, तो मैं सोच रहा था कि उसके आने के बाद परसों जो कॉन्सर्ट होगा उसमें उसे सबके सामने प्रपोज करूं और इसमें तुम लोगों की मदद चाहिए कहता है। ये सुन सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी ध्यान अगर इस बार भी रिजेक्ट कर दिया तो कहते हुए अंश की तरफ देखता है। ये सुन अंश नीरव और मानो उसे लपक कर सूतते हैं और अंश उससे साले पनौती काम होने से पहले निगेटिविटी फैला दे कहता है। तो ध्यान उनसे बचते हुए अरे मैं तो बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा था। तभी मानो अंश आप इन्हें छोड़िए और बताइए कि हमें करना क्या है, हम हर तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे कहता है। तो अंश उन सभी को प्लान बताता है जिसे सुन सभी क्या प्लान है कहते हैं और फिर कुछ देर रुक कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अंश अपने मन में आई एम वेटिंग फॉर यू चश्मिश कहते हुए मुस्कुराकर कमरे में चला जाता है। सारी तैयारियां अंश और बाकी सभी कर लेते हैं। अब बस इंतजार था तो श्रेया के आने का। अंश इस कॉन्सर्ट में श्रेया को प्रपोज करना चाहता था क्योंकि ये अब तक का उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था और इसलिए वो इस मौके का फ़ायदा अपने सूफियाना इश्क के इकरार के लिए उठाना चाहता था। अगले दिन श्रेया यूएस से लौटी और एयरपोर्ट से ही अंश को कॉल करने लगी, पर अंश ने उसका कॉल नहीं रिसीव किया तो वो थोड़ी मायूस हो गई। तभी ध्यान और साक्षी जो उसे पिक करने आए थे वो बोले अरे कल कॉन्सर्ट है उसका तो बिज़ी होगा इसलिए कॉल रिसीव नहीं किया। ये सुन श्रेया हाँ में गर्दन तो हिला दी जैसे वो समझ गई अपने मन में ऐसे भी क्या बिजी है कि कॉल नहीं उठा सकता, ऐसे तो इंटरव्यू में बड़ा चस्मिस्क करता है, मिलने दो इस बार बात ही नहीं करूँगी। श्रेया तो नाराज का प्लान बना रही थी पर उसे क्या पता था कि हमारे अंश ने पहले से ही मनाने का रास्ता खोज लिया है। फिर वो ध्यान और साक्षी के साथ घर आई और आते ही अपने मॉम डैड के गले लगी, फिर उनसे बातें की और वहाँ मोहित, रश्मि जी और अनीश जी, स्नेहा जी, नीरव, मानव, इरा, नेत्रा सभी थे। उन लोगों से वो बहुत खुश थी
बात कर रही थी, पर नजरें या तो फ़ोन पर या तो दरवाजे पर जा रही थी, इस उम्मीद में कि या तो अंश या उसका फ़ोन आएगा, पर दोनों में से कुछ नहीं हुआ। तो ये देख श्रेया का चेहरा लटक गया और सभी इस बात को अच्छे से समझ रहे थे, पर कोई भी उससे कुछ नहीं कह रहा था और वो भी कुछ जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। सबसे बात कर वो अपने रूम में आई और इधर उधर टहलने लगी और अपने मन में अंश को गधा ही रह गई, ये चिकना चमेला। अरे मिलने नहीं आया तो क्या कॉल भी नहीं कर सकता, इडियट रास्कल। कहते हुए फ़ोन बेड पर पटक दिया और फ्रेश होने चली गई। यूं ही पूरा दिन बीत गया और वो ज़्यादा मायूस हो गई। रात को सही से खाना भी नहीं खाया, लाइट्स ऑफ कर बस लेट गई। वहीं दूसरी तरफ अंश अपने कमरे में बैठ श्रेया की तस्वीर से बातें कर रहा था। वो तस्वीर को देखते हुए, जानता हूँ बहुत गुस्सा होगी तू, और फ़ोन ना उठाने पर तो गाल गुब्बारे जैसे फूल गए होंगे और गालियाँ तो बहुत ही दे रही होगी अपने चिकने चमेले को। पर यार चश्मिश, जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ एक दिन और से, और कल अगर तेरी नाराज़गी दूर नहीं की तो मेरा नाम भी अंश दीवान नहीं। कहते उस तस्वीर को चूम लेता और गले से लगाकर अपने मन में वेट फॉर टुमारो माय डियर चश्मिश कहते उस तस्वीर को गले लगाए ही बेड पर सो गया। अगले दिन श्रेया पूरे दिन मुंह फुलाए घर में घूम रही होती और किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रही होती। तभी शाम के वक्त नेत्रा और साक्षी उसके पास आते हैं और चलने यार शॉपिंग मॉल चलते हैं, कहते हैं। तो श्रेया मेरा मूड नहीं है, तुम दोनों भी ही जाओ, कहते हुए टालने लगती है। इस पर साक्षी उसे क्यों, अंश की वजह से अगर ये बात है तो अगर वो तुझे याद नहीं कर रहा तो तू उसे याद क्यों कर, अपना खून जला रही, कहते हुए शांत करने की कोशिश करती है। श्रेया चिढ़कर तो क्या करूं मैं, उनसे पूछती है। अब नेत्रा चल हमारे साथ और उसी मॉल में चल जहां उसका कॉन्सर्ट है और उसे दिखा कि तुझे भी फर्क नहीं पड़ता, कहते उसे मॉल जाने के लिए मना लेती है। फिर श्रेया के लाख मना करने के बावजूद वो उसे खुद तैयार करते हैं एक वाइट ड्रेस में, ये कहते हुए कि अंश को भी पता चले वो क्या मिस कर रहा है, और उसे लेकर मॉल के लिए निकलती और अंश को मैसेजेस कर देती है। इधर अंश का कॉन्सर्ट काफ़ी धमाकेदार चल रहा था और तभी उसके माइक्रोफोन में ध्यान बोला, वो 10 मिनट में पहुंच जाएगी, साक्षी ने तेरे फ़ोन पर मैसेज किया है। ये सुन अंश मुस्कुराते हुए और दो गाने गा देता है। तभी श्रेया भी नेत्रा और साक्षी के साथ वहां पहुंच चुकी थी। तभी अंश माइक पर, आज आप सभी को मैं अपनी मोहब्बत अपनी चश्मे से मिलाऊंगा, पर उससे पहले उसके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, कहता। ये सुन सारी भीड़ चिल्लाने लगी। तभी अंश चुटकी बजाते और सब लाइट ऑफ हो जाती और बस एक स्पॉटलाइट उस पर होती और वो गाता है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। फिर श्रेया के करीब आकर उसके फोरहेड पर किस कर धीरे से उसके कान में कहता, कल इग्नोर करने के लिए सॉरी, तेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था इसलिए। ये सुन श्रेया उसे नम आँखों से घूरती है। फिर वही शब के सामने मुक्के मारते हुए, इडियट रॉशकल, फ़ोन भी नहीं उठाया, कहने लगी। तो अंश उसे गले लगाकर, सॉरी ना यार चश्मिश, अब मत मार और स्टेज पर चल, कहता। इस पर श्रेया नाम में गर्दन हिलाती है तो अंश उसके कान में, यार चलना यार प्लीज़, वरना इतने लोगों के सामने इज्जत का कचरा हो जाएगा। उसके ये कहने पर श्रेया उसके साथ स्टेज पर आती है और फिर अंशु से, यार प्यार करने का तो नहीं पता, पर प्यार निभाना तूने ही सिखाया है, और जब से प्यार का मतलब समझा तब से, कहते हुए गिटार बजाकर गाना गाने लगा। अब श्रेया की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अंश फिर बोला, तूने प्यार, इंतजार, इकरार सब सिखाया, मुझे काबिल बनाया, पर आज फिर तुझसे वही पूछूंगा जो 2 साल पहले सिसाइड कैफ़े में पूछा था। मन हो तो आज भी ना बोल दियो, आई विल रिस्पेक्ट इट, कहते घुटनों के बल रिंग लेकर बैठ गया और गाना गाने लगा। कभी कभी मैं खुद से हूँ या पूछता, मैं तेरे काबिल भी हूँ या नहीं। फिर श्रेया से पूछता, चश्मिश बता क्या अपने इस गधों के सरदार चिकने चमेले से शादी करेगी, और उसके पूछते ही बैक स्टेज से उसके सारे दोस्त और परिवार वाले स्टेज पर आ गए और ये शेष चिल्लाने लगे। वहीं नीचे से ऑडियंस भी कह रही थी। तभी श्रेया ने हाथ बढ़ा दिया और बोली, यस आई विल मेरी यू माय चिकने चमेले। तो उसने रिंग पहना दी और फिर खड़ा होकर उसके गले लग गया और फिर साथ उसके डांस करते हुए गाना गाने लगा। तभी ऊपर से उनके ऊपर फूल बरस रहे थे। दिल का क्या यह राज्य है, जाने क्या कर गए
जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। फिर जोर से आई लव यू माय डियर चश्मिश बोला और कस के उसे गले से लगा लिया। आज सुकून था इस भीड़ में भी उनके लिए, और इनके इश्क का ये सूफियाना सफ़र यूं ही चलता रहा ज़िंदगी भर। दोस्तों, ये कहानी अब इसी पर समाप्त होती है। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।